आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बारे में हम जो है आज की क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास जो है थोड़ी सी इस क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने जब हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कवर कर रहे थे तो उसमें हमने कवर किया था रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कुछ मेजॉरिटीज जो है उनके बारे में करवाया था, जैसे सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, इफेक्टिव जो है मेजॉरिटी जो होती है वो क्या होती है, देन स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है वो क्या होती है। तो वो सब के बारे में मैंने आपको उस क्लास में करवाया था। तो जिन बच्चों ने वो क्लास देखी हुई है तो उनने उसके नोट्स जो है वो भी बनाए होंगे। तो वो एक बार ये क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को यहीं पे पॉज करके एक बार वापस जाके उस क्लास के जो नोट्स जो हैं वो चेक कराओ कि स्पेशल मेजॉरिटी किसको कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी किसको कहते हैं। तो वो नॉट लेस देन वाला क्राइटेरिया, 2/3 वाला क्राइटेरिया, मोर देन 50% वाला क्राइटेरिया, उसको एक बार देखा हो। और अगर कोई बच्चा जिसने वो नोट्स जो है वो नहीं बनाए हैं तो पीछे जाके वो वाली जो हमारी बेसिक उसमें फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास है वो देखो, ठीक है। तो उसमें जो है पूरा आपको वो समझ में आ जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी क्या कहते हैं। बेसिकली मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होते हैं उसको जो है, अगर मोर देन 50% ऑफ द आपके जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो प्रेजेंट है आपके पार्लियामेंट में या उसमें पार्लियामेंट असेंबली में या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो जो है अगर मोर देन 50% आपके जो MPs या MLAs जो हैं अगर वो किसी बिल को पास करवाने के लिए यस जो है वो कह देते हैं तो वो बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास हो जाएगा। देन आपकी दूसरी जो आपकी मेन आज की क्लास के लिए जो दूसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की, जितने आपके मेंबर्स जो हैं उनमें से अगर 2/3 जो है वो प्रेजेंट हैं और अगर वो यस जो है वो वोट कर रहे हैं तब जो है आपका बिल जो है उसको पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। आज की क्लास में जो है वो उसी से रिलेटेड है। तो जो जब ये बात आई कि हमारा जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब ये बनाया गया तो उसमें एक चीज जो है वो ये भी रखी गई कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि जो उस टाइम पे जो कंडीशंस थी जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन रहा था उस टाइम पे कंडीशंस जो थी वो कुछ और थी। और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको इस बात का पता था कि आगे जाके कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो हो सकता है चेंज हो जाए, या जो वैल्यूज हमारी आज की सोसाइटी के लिए जरूरी हैं हो सकता है वो वैल्यूज आगे जाके हमारी सोसाइटी के लिए वो वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट ना रहे। तो उस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने इस चीज को समझते थे कि हमें जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिजिड मैकेनिज्म जो है उसको एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के हमें नहीं छोड़ जाना है हमारी अगली जनरेशंस के लिए। तो उन्होंने उसमें ऐसे प्रावधान रखे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड कर सकें, उसको चेंज जो है वो कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से आपका आर्टिकल 368 जो है वो डाला गया। तो आपका आर्टिकल 368 जो होता है, आर्टिकल 368 ये आता है आपका पार्ट 20 में, ठीक है। पार्ट 20 का पार्ट है और ये जो है प्रोसीजर देता है कि अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट जो है वो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी मेजॉरिटीज होती हैं वो आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। वो बाकी वाली दो मेजॉरिटीज जो हैं वो फिलहाल हमारे यूज की नहीं है, अभी हमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी जो है उस पर फोकस करना है। तो उसके बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने ये बाद में उनके सामने ये प्रॉब्लम आई कि कौन सी जो होगी कौन सी अमेंडमेंट जो होगी वो सिंपल मेजॉरिटी से होगी, कौन सी स्पेशल से होगी, और कौन सी जो है अमेंडमेंट जो है वो ऐसी होगी कि सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आपको हाफ ऑफ द स्टेट जो है उनकी भी जो है यस जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बातें जो है ये आगे जाके दोबारा से आपको ये समझाऊंगा। तो फिलहाल हम यहीं पे रहते हैं कि हमारा जो रिजिड और फ्लेक्सिबल जब हमने किया था फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्लेक्सिबल में मैंने आपको बताया था कि जो चीजें सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए, क्या कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से जो चीजें जो है जो बिल्स जो है वो पास हो जाए तो वो हमारा फ्लेक्सिबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को फ्लेक्सिबल बनाती है, कि ये बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है। और कुछ हमारी जो है अमेंडमेंट जो है वो हमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू करनी पड़ती है, 2/3 ऑफ नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये उसको थोड़ा सा रिजिड बना देता है कि उसको अमेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी से।
ठीक है। अब बात आती है कि ये जो है क्या कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको अमेंड कौन कर सकता है, ठीक है। अब ये जो आप ये जो है ये चीजें जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी के, ये यूज में कब ला रहे हो, जब आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करना है या कोई बिल जो है उसको पास करवाना है, ठीक है। तो अब जो है बात सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड कौन कर सकता है, ठीक है। तो बात सामने आई हमारे सामने कि हु कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जो है वही अमेंड कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया कि आपकी राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा ही जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही ला सकती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई स्टेट उठ के खड़ी हो जाए या स्टेट कोई ऐसा बिल ले आई, स्टेट मान लो जैसे पंजाब हो गई या कोई भी स्टेट हो गई, कि वो जो ऐसा बिल ले आए कि वो चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज करना है, तो स्टेट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। मतलब स्टेट की जो वो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं वो इसको नहीं ला सकती, ठीक है। इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नहीं ला सकती। और एक और चीज, एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में फर्क होता है। जब ये चीज जो है जब पार्लियामेंट में लाई जाती है, जब ये चीज इंट्रोड्यूस होती है तो ये इंट्रोड्यूस होती है एज अ बिल, ठीक है। और जब ये पास हो जाती है, पास किस तरीके से होती है आज उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। 7-8 स्टेप्स होते हैं, हम सिर्फ 3 स्टेप्स में आज की क्लास में कवर करेंगे। जब पार्लियामेंट करवाऊंगा तब मैं स्पेशली पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिल जो होता है वो पास होता है, ठीक है। तो बिल जब होता है वो एक्ट जब बन जाता है, जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। और वो एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट होते हैं उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो कर देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। उससे पहले वो चीज जो होती है वो बिल ही रहती है। तो ये बात जब सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करने की पावर जो है वो किसके पास होगी, वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए आपके सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है इसके ऊपर मैंने आपको जब हम कवर कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पार्ट 20 कैन पार्ट 20 ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की या आर्टिकल 368 ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारा आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ 2 बातें करता है। एक तो बात करता है स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, इसकी। दूसरी वो बात करता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो जो हमारी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी सिंपल मेजॉरिटी है ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 का पार्ट जो है वो नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। एटलीस्ट वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है वो रेटिफाई करें, तब जो है ये जो है आपका आर्टिकल 368 के तहत उस चीज को जो है वो माना जाएगा। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी जो है उसको जो है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती, ठीक है। तो अब आते हैं कि मान लो ये जो आपका बिल जो होता है ये किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। मान लो अगर हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर हम उसमें कुछ चेंजेस जो है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो बिल सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो वो बिल जो है सबसे पहले बिल आया आपका पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में वो बिल जो है वो आ सकता है, ठीक है। किसी भी हाउस में वो बिल आ सकता है, दोनों के पास इक्वल पावर जो होती है उस बिल को लेके इक्वल पावर जो है वो होती है, ठीक है। तो मान लो हम मान लेते हैं दूसरी बात, फिलहाल ये बिल जो है एक तो आपका मिनिस्टर जो होता है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा जो आपका प्राइवेट मेंबर बिल होता है जिसको प्राइवेट मेंबर बिल कह दिया जाता है, प्राइवेट मेंबर भी आपका इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है और प्राइवेट मेंबर जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, अब मिनिस्टर मैंने उस दिन आपको बताया था ना मिनिस्टर कौन होगा, जो आपके पार्लियामेंट में जीत के जाएंगे लोग, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनको क्या कहा जाएगा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इन एमपीज में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको
जो है मिनिस्टर का पद दे दिया जाएगा, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, या आपका फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो इन लोगों को ऐसे पद जो है मिनिस्टर का पद दे दिया जाएगा। जिन लोगों के पास मिनिस्टर का पद होगा उनको माना जाएगा कि वो लोग जो है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ऐसा बिल जो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है बिल बाय मिनिस्टर, की उस बिल को मिनिस्टर लेके आ रहा है। दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं वो कौन से बिल्स होते हैं कि मान लो जैसे सेंटर में किसकी सरकार है, मान लो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब आपकी पार्लियामेंट होगी उसमें कांग्रेस के मेंबर्स भी कुछ बैठते हैं, ठीक है, जो एमपी के इलेक्शन जो है वो जीत के गए होंगे, ठीक है, अपनी सीट से, तो वो लोग किसके अंदर आते हैं, वो सारे लोग जो मिनिस्टर इसकी एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं बने, जो अदरवाइज एमपी हैं, ठीक है, ये बीजेपी की भी हो सकते हैं, ये कांग्रेस के भी हो सकते हैं, ये आप पार्टी के भी हो सकते हैं, ये अकाली दल के भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी के बंदे नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में पहुंच गए, एमपी बन गए, उन सबको प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है, ठीक है। वो रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं ये कहलाते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो अगर ये लोग कोई बिल लेके आए तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होगा, ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लाया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कहा जाएगा। तो सबसे पहली बात, पार्लियामेंट में लाया जाएगा, स्टेट में नहीं लाया जा सकता, ठीक है, स्टेट्स होती हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है। ये भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि लोकसभा ही इंट्रोड्यूस करेगी या राज्यसभा ही इंट्रोड्यूस करेगी, लोकसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, राज्यसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी, जो मिनिस्टर जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपके प्राइवेट मेंबर्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मान लो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि किसी ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और मान के चलते हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया। जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा ने उसको मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि उसको पास कर दिया, ठीक है। लोकसभा से पास जब एक हाउस से पास हो गया तो दूसरे हाउस के पास जाता है, तो ये जाएगा दूसरा हाउस। अभी फिलहाल कौन सा है, क्योंकि यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले इसके ऊपर वोटिंग जो है वो यहीं पे होगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, वो राज्यसभा के पास गया, यानी कि दूसरे हाउस के पास गया। अगर ये राज्यसभा में पहले पास हुआ होता तो देन बाद में लोकसभा में जाता, ठीक है। तो फिलहाल मान रहे हैं हम कि लोकसभा में पास हो गया, देन जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास इसके ऊपर दो चीजें हैं, या तो ये बिल को पास कर सकता है, ठीक है, या तो पास कर सकता है, या ये कह सकता है कि नहीं हमें बिल जो है वो पसंद नहीं आया। अगर राज्यसभा ने बोल दिया कि बिल हमें, सेकंड हाउस ने बोल दिया, तो सेकंड हाउस ने अगर ये बोल दिया कि बिल हमें पसंद नहीं आया, हम नहीं चाहते कि ये बिल पास हो, तो ये बिल जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग जो है वो नहीं होती। ज्वाइंट सिटिंग जनरली तब होती है जब एक हाउस बोले कि बिल को पास करना है, दूसरा हाउस बोले कि बिल को पास नहीं करना है, तो उनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट हो तब ज्वाइंट सिटिंग जो है वो करवा ली जाती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर बिल कौन सा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कि ऐसा बिल हो जिससे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करने जा रहे हो, तो अगर दूसरा हाउस उसको पास नहीं करता तो उसके ऊपर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, वो बिल वहीं का वहीं फिनिश हो जाता है, बिल लैप्स कर जाता है, ठीक है। ये बात था कि अगर राज्यसभा ने पास किया तो लोकसभा ने मना कर दिया, बिल खत्म। अगर राज्यसभा ने पास, लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने खत्म कर दिया, बिल खत्म। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ होता और राज्यसभा जो है वो मना कर देती, तब भी बिल खत्म। तो बेसिकली बात यह है कि अगर एक हाउस जिसने बिल इंट्रोड्यूस किया है, या एक हाउस जिसने बिल पास कर दिया है, और अगर दूसरा हाउस उस बिल को पास करने से मना कर रहा है, तो वो बिल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तहत जो राज्यसभा होती है उसके पास लोकसभा के बराबर जो है पावर्स होती है, ठीक है। अदरवाइज लोकसभा जो होती है उसको ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि जो आपका बजट वगैरह होता है उसके ऊपर राज्यसभा का कोई भी से जो है वो नहीं होता। और भी कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जहां पे राज्यसभा का से जो है वो बिल्कुल नहीं होता, उनके पास कंपैरेटिवली जो है वो कम पावर होती है, ठीक है। दूसरी बात, पावर्स कम होने का रीजन क्या है, यहाँ पे कितने मेंबर है, 545, यहाँ पे कितने हैं, 245, ठीक है। अगर इनकी कहीं पे जॉइंट सिटिंग होती है, अगर ये कोई ऐसा बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अलावा कोई ऐसा बिल है जहां पे ये कह देते हैं कि नहीं जी हम नहीं मान रहे इस बिल के लिए, तब क्या होगा, इनकी जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। जब जॉइंट सिटिंग होगी तो उसमें जो है 50% से वोटिंग जो है वो पास करवानी होती है, तो ये जो है इनके मेंबर्स ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, तो ये जो है बिल ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू जनरली बिल जो होते हैं ऐसे पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होती है उसमें ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अभी तक इसको बिल कहा जा रहा है, ठीक है। मान लो राज्यसभा ने पास कर दिया, जब राज्यसभा इसको पास करेगी तब ये बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है,
ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास यहाँ पे इकलौती एक और सिर्फ एक पावर होती है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कि उनको जो है बिल को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ पे बिल को मना नहीं कर सकते अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो तो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, वहां से पास करवाया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था राज्यसभा के पास गया, उसने उसको पास कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वो राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद वो बिल जो है वो बिल नहीं रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया, ठीक है। जैसे ही प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर उस पे हो जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बन जाता है। इसके ऊपर यूपीएससी आपसे सवाल भी पूछती है, ठीक है। अब सवाल इस तरीके से आता है कि कोई बिल एक्ट कब बनता है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो असल में बिल जो होता है ना वो एक्ट तब बनता है जब वो गैजेट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद गैजेट वाला पोर्शन आता है कि गैजेट जो होता है उसमें गैजेट निकाल देती है अपनी सरकार, जो अपना गैजेट निकालती है उसमें लिख दिया जाता है कि ये बिल जो है ये पास हो गया और अब से इसको जो है एक्ट जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि बिल जो है वो एक्ट कब बनता है, तो ये वहां पे तीन ऑप्शंस हो। चौथा ऑप्शन ये हो कि आफ्टर प्रेसिडेंट साइंस द बिल, ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद, तो फिर आपको यहां पे टिक लगाना है। लेकिन अगर वहां पे ये ऑप्शन भी मेंशन हो कि आफ्टर नोटिफिकेशन इन द गैजेट, ठीक है, तो फिर इस पे साइन नहीं लगाना है, तो फिर आपको नोटिफिकेशन इन द गैजेट के ऊपर साइन लगाना है, ठीक है। मतलब राइट आंसर जो होगा वो तब होगा। जनरली ये ऑप्शन जब नहीं दिया होता तब आपको प्रेसिडेंट जब उस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तब भी उसको एक्ट जो है वो मान लिया जाता है। लेकिन फाइनल स्टेज जो होती है वो बिल की ये होती है कि गैजेट जब जो है वो चीज जो है जब गैजेट में आ जाएगी फिर उसको जो है पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें जो थी ये अभी तक जो हमने यहां तक की वो हमने ये देखा कि बिल जो है वो किस तरीके से पास हो रहा था, ठीक है। अब ये जो है कौन सा बिल कौन सी मेजॉरिटी के साथ पास होगा ये डिफाइन करेगा कि वो बिल जो है वो किस तरीके का है, ठीक है। बेसिकली बिल तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही है, ठीक है, लेकिन कौन सी मेजॉरिटी के साथ पास होगा वो ये चीज जो है वो यहाँ पे जो है ये अभी जो ये जो तीन मैंने कॉलम्स जो बनाए हैं वो उसके थ्रू वो चीज जो है वो डिफाइन होगी। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है आपकी प्रेसिडेंट के पास जो मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ एक ही पावर है कि वो जो प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट जो होता था उसके पास दो पावर्स होती थी कि उसकी मर्जी होती थी अगर वो चाहे तो साइन करे या फिर वो चाहे तो साइन ना करे। लेकिन 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट जो होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर होगी कि उसे जो है असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रेसिडेंट की वो जो पावर जो थी असेंट ना देने की पावर वो छीन ली गई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से, ठीक है। तो अब जो है प्रेसिडेंट उनको जो है वो असेंट जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया जाता है एक हाउस में लाया जाता है वो उसको पास कर देता है, दूसरा हाउस उसको पास कर देता है। जब दोनों हाउसेज उसको पास कर देते हैं बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर जो सिग्नेचर जो है वो करने ही पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं कि कौन सा बिल जो होगा या कौन सी ऐसी प्रोविजंस होंगी जिसमें कौन सी वाली मेजॉरिटी लगेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट जो है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर कोई भी बिल, ठीक है, ऐसा हो जो जिसमें जो है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 जो है वो यूज हो रहा हो, ठीक है। आर्टिकल 2 आपका क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो अगर हम कोई न्यू स्टेट जो है वो अपने इंडिया में जो है वो मिलाने जा रहे हैं या कोई न्यू स्टेट जो है वो हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, मान लो जैसे तेलंगाना बनी थी, ठीक है, हमने एक न्यू स्टेट बनाई, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी जो है उसकी जरूरत नहीं होगी। सिंपली सिंपल मेजॉरिटी से हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंज कर देंगे। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है आपकी, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे वोटिंग होगी लोकसभा राज्यसभा में। अगर वो बोल देंगे कि बिल जो है उसको पास कर दो, बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको पास कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे और वो जो है वो आपका एक्ट बन जाएगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसमें चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 2 में जो है वो चेंजेस हो जाएंगे कि पहले अगर 28 स्टेट्स थी तो एक स्टेट और बढ़ा दी हमने, स्टेट हमारी 29 हो गई, ठीक है। तो अगर हम जो है आर्टिकल 2 जो है अगर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। देन आपका आता है आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ
और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, कि अगर हम अपनी जो स्टेट की बाउंड्रीज जो है उसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं या उसका स्टेट का नाम जो है वो चेंज करने जा रहे हैं, तो वो आपका सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 18 प्रोविजंस है, सारी की सारी समझाऊंगा, फिर आएंगे स्पेशल मेजॉरिटी पे, फिर आएंगे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। थर्ड है आपका अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ ये आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अगर जो जैसे जो स्टेट में कुछ स्टेट्स होती है ना बाइकेमरल होती हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ स्टेट्स होती हैं जहाँ पे जो है जैसे आपकी यूपी होगी कि वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जहां पे एमएलएस चुने जाते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं जहां पे एमएलसीज चुने जाते हैं। तो ऐसी स्टेट्स कि वहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उनको एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो वो जो है वो अबॉलिशन करना है या उनको अबॉलिश करना है या क्रिएट करना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो किसके थ्रू होंगी, वो आपकी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी। ठीक है, जो ऐसी सिंपल सी चीजें हैं वो सब सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है सेकंड शेड्यूल, कि सेकंड शेड्यूल जो है उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो आपकी इससे हो जाएंगे सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, देन आपका क्या है कोरम इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में कोरम जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उस पे जो है सिंपल मेजॉरिटी की कितना कोरम जो है वो होना चाहिए, या कोरम से रिलेटेड, पार्लियामेंट के कोरम से रिलेटेड कोई भी चीज जो होगी वो आपकी सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड कर दी जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या है सैलरीज ऑफ एमपीज, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज, जो आपके एमपीज जो हैं उनकी सैलरी बढ़ानी है या घटानी है, घटाते तो वैसे कभी भी नहीं है, ठीक है, बढ़ाते ही है सैलरी, तो सैलरी बढ़ानी है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो किसके थ्रू हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट का प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर, उसमें कोई रूल्स होते हैं आपके पार्लियामेंट उसके इसके लिए स्पेशल एक बुक आती है, आई थिंक बुक का नाम भी सेम ही है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें जो है अगर उन रूल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो रूल्स में चेंजेस जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंग्लिश इन पार्लियामेंट, अगर जो है इंग्लिश का यूज करना है पार्लियामेंट में तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। वो इंग्लिश का यूज किस तरीके से होता है कि सिंपल मेजॉरिटी एक दिन बोल देंगे कि आज जो है पार्लियामेंट में सभी इंग्लिश बोलेंगे, तो अगर 50% से ज्यादा लोग जो है वो कह देते हैं कि हाँ जी आज इंग्लिश ही बोली जाएगी पार्लियामेंट में, तो इंग्लिश ही बोली जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया यूज ऑफ इंग्लिश इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनका नंबर जो है अगर इंक्रीज करना है तो वो भी आपका सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। देन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, वो भी आपका सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। प्रिविलेजेस बेसिकली पार्लियामेंट जो होती है उसको कुछ प्रिविलेजेस जो है वो दी जाती है। ठीक है, जैसे कि जब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसके जो एमपीज होते हैं उनको जो है कोर्ट में पेशी के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो वो सारी प्रिविलेजेस आ जाती हैं, तो वो प्रिविलेजेस जो है अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी जुरिसडिक्शन जो है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। देन यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, कि अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका यूज करना चाहते हो कहीं पे भी पार्लियामेंट में या कहीं और, तो वो चीज जो है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी। नेक्स्ट है सिटीजनशिप में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, जैसे गवर्नमेंट जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो लेके आई थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी। नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। देन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनकी डिलिमिटेशन करनी हो तब भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी। आपकी यूनियन टेरिटरी जो है उसमें कुछ चेंजेस करने, यूनियन टेरिटरी क्रिएट करनी है, वो सारा सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। शेड्यूल 4, 5 और शेड्यूल 6 इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो आपका किस में हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से। ये सारे बिल जो है ये लाए जाएंगे और सिंपल मेजॉरिटी से इनको पास करवा दिया जाएगा और उसके लिए किसी भी तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। तो ये बिल जो है अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी बिल बनता है, ये 18 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये बाद में करवाता हूं, पहले ये कर लो। तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट जो है ये बेसिकली हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन हमें उन मामलों में पड़ेगी, इनको याद करने का यही तरीका है। बेसिकली ये 18 जो होते हैं ना ये याद नहीं होते। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या करो, ये वाले और ये वाले याद कर लो। ठीक है, तो खुद ब खुद ये वाले जो हैं ये इसमें याद हो जाएंगे। या फिर जो ऐसी चीजें, ठीक है, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो सारी आप डाल दो सिंपल मेजॉरिटी में। ठीक है, तो ये जो चीजें, जो हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन कहां पे पड़ती है, जहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा जो फेडरलिज्म जो है उस पे कुछ ना कुछ जो है उस हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस जब आ रहे होंगे तब वहां पे आपका रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंज आएंगे भाई, साथ ही साथ जो चीजें जो है इसमें मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, इलेक्शन
मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का अपना इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है कि जितने भी आपके इलेक्टेड एमपीज जो होते हैं, ठीक है, आपके राज्यसभा के और लोकसभा के, वो पार्ट लेते हैं। देन उसके अलावा जो आपकी स्टेट की असेंबलीज जो होती हैं उनके जो एमएलएज जो होते हैं वो भी पार्ट लेते हैं, ठीक है, इलेक्टेड एमएलएज वो पार्ट लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जब कोई भी इंसान जो है प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो बनता है उसमें वो सिर्फ सेंटर के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनता, वो हमारे पूरे देश का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वो उतना ही प्रेसिडेंट पंजाब का भी है, उतना ही वो प्रेसिडेंट यूपी का भी है, उतना ही वो प्रेसिडेंट छोटी स्टेट ले लो, सिक्किम ले लो, गोवा ले लो, उसके लिए भी वो बराबर अमाउंट में प्रेसिडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ अब अगर मान लो कि स्टेट अगर चाहे, मतलब सेंटर अगर चाहे तो वो ये कह दे कि हम जो है आज के बाद प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होगी उसमें सिर्फ जो सेंट्रल एमपीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, स्टेट के एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब उससे क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट जो होगा उसको पता होगा कि मुझे चुनने वाले कौन लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ एमपीज हैं, ठीक है। तो स्टेट कहीं पे भी चाहेगी, जिस स्टेट में जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट में चाहेगी कि मान लो कोई स्टेट जो है कि यहाँ पे जो है उनकी सरकार नहीं है, तो वो क्या करेगी, वहां पे प्रेसिडेंट को बोल के प्रेसिडेंट रूल लगवा देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो ना हो, तो उस वजह से बेसिकली उससे क्या होगा, आपका फेडरलिज्म जो है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये जो इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट जो है, इसी वजह से उसको स्पेशल, क्योंकि वो फेडरल हमारे स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो उस वजह से उसको यहाँ पे रखा, ठीक है। अब कल को अगर सरकार जो है वो ये बिल लेके आए कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एमपीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनकी पार्टिसिपेशन जो है, स्टेट की पार्टिसिपेशन जो है उससे छीनी जा रही है। स्टेट्स कैसी, जो पंजाब की पार्टिसिपेशन होगी, पंजाब के एमएलए जो है वो वोट नहीं डाल पाएंगे, तो स्टेट्स की पार्टिसिपेशन जो है यहाँ से उनसे छीनी जा रही है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, आपका फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके अगेंस्ट जा रही है चीजें। तो इस वजह से अगर इस तरीके की कोई चीज जो है वो लाई जा रही है तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो लगेगी, साथ ही साथ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट जो है उनको भी वो बिल में जो है उनको भी वो बिल जो है वो पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक ऐसी चीज जिसमें हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसमें इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हो, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से सेंटर से पास होगी और हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो भी उसको रेटिफाई करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, तब वो बिल जो है तब पास माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। ये तीनों को एक साथ समझाता हूं। एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 आप किस चीज की बात करते हैं, वो बात करते हैं लिस्ट सिस्टम की, ठीक है। तो मैंने आपको 3 लिस्ट जो है वो करवाई थी, स्टेट लिस्ट, आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट कौन सी थी, जिसमें सिर्फ सेंटर जो है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट कौन सी है, जिसमें सिर्फ स्टेट जो है वो कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट कौन सी है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों में क्लैश होता है कंकरेंट लिस्ट में, तो जो सेंटर का कानून होगा उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है ये आपके उसका पार्ट है, ठीक है। कि लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है कि बिल बनाने की पावर, ठीक है। इसमें हम जीएसटी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको लिस्ट सिस्टम करवाया था तब मैंने आपको बताया था ना कि जीएसटी आने से पहले यूनियन में इतने सब्जेक्ट जो है हुआ करते थे, स्टेट में इतने सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। देन स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स जो थे जीएसटी आने के बाद जो है स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो यूनियन में चले गए थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है अब उसमें शेड्यूल 7 में चेंज हो रहा था, तो उसको हाफ ऑफ द स्टेट्स ने रेटिफाई किया था जीएसटी बिल को, ठीक है। अब जीएसटी बिल आया, जो लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है कि ये जो है टैक्स कितना लगाया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो बिल जो है वो बनाया जाएगा, या जीएसटी में क्या हुआ कि टैक्स किस तरीके से लगाना है, ठीक है, जीएसटी, ठीक है, कि टैक्स जो है वो किस तरीके से लगाया जाएगा। तो वो जो लेजिस्लेटिव पावर जो थी यूनियन और स्टेट की, उन दोनों में कुछ चेंजेस जो है वो किए गए, ठीक है। कि पहले कुछ टैक्सेस ऐसे होते थे जिनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, लेकिन स्टेट जो है वो कलेक्ट करती थी, ठीक है। उसी तरीके से आपके एग्जीक्यूटिव पावर, यहां पे टैक्स लगाना, यहां पे टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर का क्या होता है मतलब कि टैक्स को कलेक्ट करना, या कोई लॉ जो है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि लॉ जो है किस तरीके से बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है उसको इंप्लीमेंट करवाने वाली एजेंसी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जीएसटी जब आपका बिल आया, ठीक है, तो कुछ टैक्सेस, उससे पहले क्या होता था, कुछ टैक्सेस जो होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी और उसको स्टेट जो थी वो कलेक्ट कर लिया करती थी। कुछ टैक्सेस आपके ऐसे थे जिनको स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के
के लिए कलेक्ट किया करती थी, मतलब कलेक्ट वो करती थी लेकिन उसके कुछ पैसे जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाते थे। मोस्ट ऑफ द पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाते थे और कुछ पैसे जो है स्टेट अपने पास रख लेती थी। कुछ टैक्सेस आपके ऐसे थे कि सारे पैसे जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाते थे उस टैक्स कलेक्शन के, और उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो स्टेट्स में पैसे जो है वो बांट दिया करती थी। ये पहले चलता था जीएसटी से पहले। अब जीएसटी बिल आया तो उसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो चेंज हो गई, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि एक सेंट्रल टैक्स लगा दिया और स्टेट टैक्स लगा दिया, ठीक है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। तो वो जो है पावर, इसमें क्या हुआ, एक तो लेजिस्लेटिव पावर जो है टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा उसमें चेंजेस हुए, टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा उसमें चेंजेस हुए, शेड्यूल 7 जो था उसमें चेंजेस हुए, ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टेट के सेंटर के पास जा रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से ये जो था, ये आपके फेडरल स्ट्रक्चर जो था उसमें चेंजेस जो है वो कर रहा था। तो इस वजह से इस बिल को पास करवाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगी आपकी पार्लियामेंट में, और जो हाफ ऑफ द स्टेट जो थी, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट जो है उनसे ये बिल जो है ये पास करवाया गया। जब उन्होंने ये बिल जो है पास कर दिया उसके बाद जो है जीएसटी जो आपका बिल जो था वो जीएसटी एक्ट बन गया, ठीक है। देन आपका आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, कि स्टेट जो है, जैसे हमारा पंजाब जो है, पंजाब में जो हमारी पार्लियामेंट जो है, पंजाब से हमारी कितनी सीट्स जाती हैं, 13 सीट्स, ठीक है। पंजाब की 13 सीट जो है वो जाती हैं, और यूपी जो है उसकी कितनी सीट जाती हैं, ऑलमोस्ट 80 के आसपास, ठीक है। अब कल को सरकार बोल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे, क्योंकि उनको पता है कि यूपी में वो जीत रहे हैं, ठीक है, वो कल को बोल दे कि यूपी से सेंटर में 80 की बजाय 180 सीट जो है वो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है 80 सीटों की 80 सीटें यहाँ पे बनती हैं, तो क्योंकि सरकार को पता है कि यहाँ से वो जीत जाते हैं तो इसकी सीटें उन्होंने ज्यादा बढ़ा दी एमपीज की, ठीक है, ताकि हमारी सेंटर में सरकार बन जाए। तो इससे क्या हो रहा था, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपका इसको भी अगर ऐसा कोई बिल लाया जाता है तो उसको हाफ ऑफ द स्टेट जो है पहले वो पास करेंगी, देन उस बिल को जो है वो पास माना जाएगा। देन उसके बाद पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें स्पेशली आपका जैसे जुडिशियल रिव्यू आ गया, मान लो कल को जो है वो यही बोल दे कि सरकार ये बोल दे कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता, या ये जो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की उनको कम कर दिया जाए, ठीक है। तो हमने कई बार देखा है कि सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो फैसले सुनाते हैं, उनकी खराब नीतियों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैंने बहुत से एग्जांपल्स दिए हैं आपको, तो वो फैसले जो है वो सुनाए जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें जो है हमारे जो है अधिकार जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंटरप्रेट करने की पावर किनके पास है, हमारी जुडिशरी के पास है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके सरकार को बताती है कि नहीं जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली गई है, और ये बात भले ही धर्म आपका इस चीज के लिए ना मानता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धर्म से ऊपर होगा, ठीक है। जैसे आपके ये जो नगर कीर्तन बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में जो है कीर्तन जो है वो लगाए जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है, रामचरितमानस का पाठ वगैरह ये सारा लगाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर रूल्स हैं कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जो है अपनी आवाज जो है लाउड स्पीकर की आवाज जो है वो ऊपर नहीं कर सकते, और दूसरा लेट नाइट जो है आप ऐसी चीजें जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो पावर्स देती हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स हैं ये, कि वो इस तरीके के फैसले जो है वो सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के अंदर रह के वो फैसले जो है वो सुनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनकी पावर जो है उनको लिमिट करने की कोशिश की जाए, ठीक है, कि उनकी पावर जो है उनको कम करने की कोशिश की जाए, तो ये जो है ये एक ब्रिज का काम करते हैं। बेसिकली जो फेडरलिज्म जो है वो स्टेट और जो है जो आपका सेंटर है उसको इक्वल पावर्स देने की बात करता है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये स्टेट और सेंटर के बीच में जो है एक ब्रिज का काम करते हैं। तो अगर आप इसकी पावर जो है वो कम कर रहे हो तो बेसिकली आप जो है फेडरलिज्म के साथ जो है वो छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ जो छेड़खानी करेगी तो उसको जो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स के थ्रू पास करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ये हो गया आपका 6 पॉइंट। 7th पॉइंट क्या है, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, कि अगर हम आर्टिकल 368 जो है कल को सरकार बोल दे कि आर्टिकल 368 जो है उसको ही खत्म कर दो, ठीक है, आर्टिकल 368 खत्म हो जाएगा तो सरकार जो है जैसे मन चाहेगी वैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदल देगी, ठीक है। तो वो सारी जो है इसी वजह से आर्टिकल 368 को खुद ही इस चीज में रखा गया कि वो भी आपके फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये 7 की 7 चीजें जो है आपके फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट बनती हैं। तो इस वजह से इनको जो है जो भी चीज फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट होगी या जो भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ
खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी या उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेगी, तो उसको जो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स के थ्रू पास करवाया जाएगा, तभी वो पास माना जाएगा। ठीक है, तभी वो बिल जो है वो एक्ट बनेगा। देन आपके आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी जो है उसमें एक फंडामेंटल राइट्स रख दी और डीपीएसपीस रख दी है। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और कह दी कि हर एक ऐसा एक्ट, ठीक है, जो कोई भी ऐसी प्रोविजन जो मेंशन नहीं है कहीं पे भी मतलब एक 1 और 3 में। ठीक है, 1 क्या है आपका कि ऐसी प्रोविजन जो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो, या फिर ऐसी प्रोविजन जो सिंपल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स के थ्रू पास हो। अगर उनके अलावा कोई भी ऐसी प्रोविजन आती है तो उसको जो है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो थे ये आपके इसका पार्ट थे कि कौन सी चीज जो है किस तरीके से पास करवाई जाएगी, कौन सी प्रोविजन जो है उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, चलो अब बनाओ इसके नोट्स।